जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। सो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष बाय प्रणव। सो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, मैंने आपको चैनल का एक जस्ट ओवरव्यू दिया कि हम एग्जैक्टली क्या सीखने वाले हैं। ओके, क्या मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आपको, एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से हम देखने वाले हैं, वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। नाउ टुडे वी विल actually start the process of learning. Okay, so स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक डेफिनेशन से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, है ना, ऐसा आपको दिखते होंगे जब आप ज्योतिष की स्टडी करते हैं या इंटरनेट पे या किसी से डिस्कस करते हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, राइट। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि उनका मतलब क्या है, राइट। सो सबसे पहले आता है वर्ड, जो टर्मिनोलॉजी है वो है एस्ट्रोनॉमी, राइट। सेकंड है एस्ट्रोलॉजी, एंड थर्ड जो है वो है हमारा ज्योतिष। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ओके, सो जब भी मैं एस्ट्रोनॉमी की बात करता हूँ, सो आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमी इट इज़ अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। ओके, हमने लाइक 10 12th में हमने पढ़ा है काफ़ी कुछ, राइट। व्हाट आर गैलेक्सीज, celestial objects, planets, gravity, mass, how they are interacting with each other, right। सो ये हमने बेसिक एजुकेशन में हमने पढ़ा होता है एस्ट्रोनॉमी, नॉट एडवांस बट बेसिक, राइट। सो एस्ट्रोनॉमी को अगर डिफाइन करना पड़े तो हम कर सकते हैं, इट इज़ अ साइंस, ओके, दैट स्टडीज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एज अ मटेरियल एंटिटी। ओके, मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें हम जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, ब्रह्मांडीय जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे प्लैनेट्स हो गया, है ना, स्टार्स हो गए, गैलेक्सी हो गई, उन उनकी हम स्टडी करते हैं और उन्हें हम एक मटेरियल एंटिटी की तरह यूज करते हैं, लाइक समथिंग फिजिकल। और उनके बीच में फिर काफी सारे लॉज जो है वो अप्लाई होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, राइट। देयर आर सम मासेस, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑल, राइट। सो ये हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमी। इट इज अ प्योरली साइंस जिसमें हम केवल प्लैनेट्स की, स्टार्स की स्टडी करते हैं, उनके इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो होता है एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं, सो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एस्ट्रो प्लस लॉजी। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रो मीन्स होता है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ओके, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, एंड लॉजी मीन्स इट इज द लॉजिकल एप्लीकेशन बेसिकली। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि इट इज अ सिस्टम इन विच वी स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी, बट ऑल्सो वी सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेलेस्टियल बॉडीज ऑन अस, ऑन लिविंग बीइंग, राइट। मतलब जो भी ब्रह्मांड में, जो भी आकाश में प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, उनका हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, एज ए ह्यूमन बीइंग पे क्या असर पड़ता है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, राइट। ज्योतिष जो है, इट इज इट इज नथिंग बट द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। बिकॉज अभी हम डिफरेंस देखेंगे क्या होता है ज्योतिष, क्या होता है, क्यों ज्योतिष इज अ राइट वर्ड, राइट। ज्योतिष इस जो कि ज्योति और ईश से बना है, राइट, लाइट ऑफ गॉड। सो आगे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ओके, बट सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा बाइफरगेट करते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली दो तरह की होती है। फर्स्ट इज दी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड सेकंड इज दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके, अब हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो अगर हम कुछ डिफरेंसेस देखें, है ना, एक मोटा मोटा डिफरेंस अगर हम समझें दोनों एस्ट्रोलॉजी में, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है कि ओरिजिन। सो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो जहाँ से वो उत्पत्ति हुई है ना, ओरिजिन जो है वो हम समझ सकते हैं कि इट इज़ लाइक एंशियंट ग्रीस, बेबीलोन, राइट। तब से
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आई है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया है, राइट, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व करके और कुछ पैटर्न्स देख के ये साइंस मतलब डिजाइन किया है, राइट। तो ये उस समय से आता है, उनका रेफरेंस पुराना है, राइट। बट अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसका ओरिजिन जो है वो है हमारे वेद, राइट। इसीलिए ज्योतिष को कहते हैं ज्योतिषः वेदानां चक्षु, राइट। ज्योतिष जो है वो वेद की आंखें हैं, है ना। सो इनका जो ओरिजिनेशन है, जहाँ से ओरिजिन हुआ है, वो हमारे वेद पुराण है ना। वो हम आगे और देखेंगे कैसे धीरे धीरे कौन कौन ऋषि मुनि किन किन ने इसे इवॉल्व किया है समय के साथ साथ, राइट। सो ये एक डेफिनेशन हो गई कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसका बेस जो है वो हमारे वेदों से है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो जो प्राचीन ग्रीस बेबीलोन के लोग हैं उन्होंने इसको यूज किया था। सेकेंड जो डिफरेंस आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है कि इनका सिस्टम है ना। सो बेसिकली जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है इट इज बेस्ड ऑन द ट्रॉपिकल जोडियाक सिस्टम, ओके। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो साइडेरियल जोडियक। सो अगर सिंपल भाषा में अगर मैं समझूं, आगे हम कुछ डायग्राम से समझेंगे इसे, बट अभी मैं सिंपल भाषा में समझूं तो साइडेरियल जोडियक मींस इट द स्टार्स आर फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्स कॉन्स्टिलेशन, राइट। सो वैदिक ज्योतिष में हम हमारे कॉन्स्टिलेशन को फिक्स मानते हैं और उस बेसिस पे हम राशियों को डिवाइड करते हैं या आकाश को डिवाइड करते हैं इन 12 पार्ट्स। सिमिलरली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल जोडियक साइन मतलब उसमें सीजन्स, जो ऋतुएं होती है, सीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सीजन्स को हम विथ रिस्पेक्ट टू सन जो है वो डिफाइन करते हैं अलग अलग होराइजन में और फिर उसकी स्टडी करते हैं। सो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन ट्रॉपिकल जोडियक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन साइडेरियल। ये हम अभी आगे एक और अच्छे से समझेंगे। थर्ड जो डिफरेंस होता है बेसिकली, इसीलिए हम लाइक आपने कुछ वर्ड सुने होंगे सायन निरायन, लाइक उत्तरायण हम बोलते हैं ना, उत्तरायण दक्षिणायन। तो अयन अयन मीन 6 मंथ्स। सो जब भी हम सायन की बात करते हैं इट इज अ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ओके, बिकॉज इट इट फोकसेस बेसिकली ऑन द सन्स पोजिशन, है ना। सूर्य की पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए सायन कह देते हैं हम। निरायन मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सन्स पोजीशन, रादर इट इज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। जो हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं ना उस पर डिपेंड करता है। सो ये थर्ड डिफरेंस हो गया। अभी फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपने कई बार सुना होगा, जब भी किसी से बात किया होगा आपने बाहर के लोगों से, या इंडिया में भी काफी सारे लोग बोलते हैं व्हाट इज योर सन साइन, है ना, आपका सन साइन क्या है। तो सन साइन जो है इट इज मोर प्रोमिनेंट इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, है ना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी या हिंदू एस्ट्रोलॉजी की मैं जब बात करता हूँ तो उसमें हम मून साइन पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं राशि, ओके। सो मून जो है वो एक राशि में लगभग दो सवा दो दिन रहता है ना। और वहीं जो सूर्य है वो एक राशि में 1 महीने तक रहता है। इसीलिए कई बार हम महीने का जब बाइफर्गेशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छा अगस्त में जन्म लिया है तो ये राशि हो गई, सितंबर में हुआ है तो ये सन साइन हो गया, राइट। बट उसमें भी एक थोड़ा सा वैदिक और वेस्टर्न में डिफरेंस आ जाता है। कहाँ डिफरेंस आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो वो बिकॉज सीजन्स पे डिपेंड कर रहा है, डेट्स पे डिपेंड कर रहा है। सो अप्रोक्सीमेटली लाइक 21 दिसंबर टू 21 जनवरी के आसपास जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम सन साइन जो आता है वो कैप्रिकॉन होता है ना। सन जो है वो कैप्रिकॉन में मानते हैं इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। सिमिलरली अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हमारे इसमें जो टाइमिंग हम मानते हैं वो हम मानते हैं अप्रोक्सीमेटली, जैसे हम बोलते हैं कि अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति आने वाला है। मकर संक्रांति मीन्स, संक्रांति मतलब सूर्य जो है वो राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। तो सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए हम मकर संक्रांति बोलते हैं ना। तो ये मकर संक्रांति जो है वो हमारी 14 तारीख 15 तारीख के आसपास रहती है, राइट। सो 14 15 से लगा के तो 14 15 फरवरी तक हम मानते हैं कि सूर्य जो है हमारा वो मकर राशि में गोचर कर रहा है या मकर राशि में है।
ओके। बट हमने जैसा देखा कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में लाइक डेट से गवर्न हो रहा है, सीजन से गवर्न हो रहा है, सो 22 दिसंबर अप टू 19 जनवरी या 20 जनवरी। ओके। अब अगर मैं किसी से पूछूं या कोई व्यक्ति है ना, जिसका जन्म जो है फॉर एग्जांपल वो है 28 जनवरी एग्जांपल। सो इस केस में क्या होगा, अगर मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाऊंगा वो मुझे बोलेंगे कि योर सन साइन इज एक्वेरियस। वाई एक्वेरियस? बिकॉज 22 दिसंबर से 19 दिसंबर, 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में कैप्रिकॉन है, उसके बाद फिर वो एक्वेरियस में आ जाता है ना, जिसे हम कुंभ कहते हैं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर बोलेगा योर सन साइन इज एक्वेरियस। लेकिन अगर मैं वैदिक ज्योतिषी के पास जाऊंगा, सो वो देखेगा कि आज की तारीख में सूर्य का गोचर कहाँ है बेस्ड ऑन पंचांग। ओके। उसमें अगर मैं बात करूंगा तो क्योंकि सन जब जिस राशि में जा रहा है वहां से मैं महीने की शुरुआत गिनता हूँ, इसीलिए 28 जनवरी की जब मैं बात करता हूँ या 29 जनवरी की बात करता हूँ, तो मेरी सन राशि जो है, जो सूर्य साइन रहेगा, सन की जो राशि रहेगी वो कैप्रिकॉन ही रहेगी, मकर ही रहेगी। राइट। सो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपको कुछ और दिख रहा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ और दिख रहा है। राइट। बट हियर वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके। बट ये जस्ट आपको समझ में आए इसके लिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। सो ये चार डिफरेंस हमने बेसिकली देख लिए कि क्या क्या हो सकते हैं। राइट। अब पांचवा डिफरेंस हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये काफी इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि डिफरेंस है, बिकॉज यहीं से जो बेस है वैदिक ज्योतिष का वो बनता है। राइट। सो वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा और रिबर्थ। ओके। कर्मा या रिबर्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें प्योरली जब हम बात करते हैं वो लाइक कुछ कुछ एक्शंस हैं, है ना, मतलब आपने इस जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको फल मिल रहा है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है ना, बट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी वी हैव अ साइकिल जिसे हम काल चक्र बोलते हैं ना। तो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट क्यों है कि भाई एक जन्म लिया, फिर आदमी की मृत्यु हुई, फिर दोबारा से जन्म लिया, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर कर्मास वो अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और आगे अपना कर्म भोगता है। सो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में आता है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता है। आगे हम देखेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है और क्यों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कोई एक जातक है, वो धीरूभाई अंबानी के घर जन्म लिया है ना, जिसका नाम मान लीजिए मुकेश अंबानी जी है। तो उन्होंने धीरूभाई अंबानी जी के घर जन्म लिया है, और एक लड़का है जिसने कोई एक वेजिटेबल वेंडर के यहाँ, है ना, एक जातक है जिसने वेजिटेबल वेंडर के यहाँ जन्म लिया। तो सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस पे दोनों ने अलग अलग परिवार में जन्म लिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की लाइफ जो है वो डिफरेंट रहेगी। राइट। सो अभी तो उन्होंने कोई कर्म किया नहीं है, अभी तो जन्म ही लिया है उनने, है ना। आगे अगर कर्म करते तो हम बोल सकते थे कि बेस्ड ऑन देयर कर्मास, देयर पुरुषार्थ, है ना, उनको अलग अलग फल मिला। बट अभी तो उन्होंने कर्म ही नहीं किया, जन्म है। तो ऐसा क्यों कि एक व्यक्ति को अच्छे परिवार में जन्म लिया है और एक व्यक्ति ने थोड़े कमजोर परिवार में जन्म लिया है? राइट। सो इसका रीजन केवल पास्ट लाइफ कर्मास से हम दे सकते हैं ना, जो हमारा कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध, क्रियान्वन, आगामी। राइट। ये सब जो कर्म होते हैं, इनके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं या इनसे पता लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस आगे टॉपिक में जाके करेंगे कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। राइट। सो दिस इज दिस इज द फिफ्थ डिफरेंस। ओके। ओके। सो नेक्स्ट पे इसीलिए हम हॉरोस्कोप की जब भी बात करते हैं, है ना, तो हॉरोस्कोप क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो मैप तो है ही, है ना, कि मतलब पृथ्वी से अगर हम फोटो खींचते हैं आपकी, तो जो आकाश में जिस समय जो प्लैनेट चाहे उसका एक स्नैपशॉट है ना, वो है। बट हॉरोस्कोप इज नथिंग बट द मैप ऑफ योर प्रारब्ध कर्मा, है ना। इसलिए बोलते हैं ना, प्रारब्ध से पीछा नहीं छुड़ा सकते, प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा।
तो प्रारब्ध का ही एक मैनिफेस्टेशन है वो, है ना। जैसा आपने कर्म किए उस हिसाब से ग्रह जो है वो अरेंज हुए, अलाइन हुए, और आपको अलग अलग फल दे रहे हैं अलग अलग समय पे। सो ये फिफ्थ डिफरेंस हो गया ना। अब छठे डिफरेंस पे आते हैं हम कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में अगर रेमेडीज की बात करें हम, तो मोर और लेस कोई स्पेसिफिक रेमेडीज नहीं होती है। दे आर मोर और लेस रिलाई ऑन द काउंसलिंग पार्ट, राइट। सो आपको समझाते हैं वो, आपको एडवाइस देते हैं क्या करना क्या नहीं करना, राइट। सो एक काउंसलिंग जैसा आपको गाइड करते हैं। बट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज, लाइक मंत्रा चैंटिंग हो गया, है ना, कोई स्तोत्र का पाठ हो गया, है ना, कुछ दान हो गया, व्रत हो गया, या कुछ स्टोन्स पहनना, है ना, ये सब चीजें आ जाती है उसमें, है ना। हम डिस्कस करेंगे कि कब कैसी चीजें यूज होता है, बिकॉज नाउ डेज रेमेडीज के नाम पे काफी एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट। सो वो हम समझेंगे कि कब कौन सी रेमेडीज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे के कुछ वीडियोस में हम देखेंगे उसे। सो ये हमने कुछ डिफरेंसेस देखा है ना। इसीलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक प्रिडिक्शन पे, इवेंट पे, है ना, उस पे ज़्यादा जोर देता है। इट इज़ मोर लेस अ डिटर्मिनिस्टिक सॉर्ट ऑफ साइंस, है ना, कि फिक्स हो गया भैया आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं बोलता, है ना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मोर द करेक्टिव साइंस रादर देन प्रिडिक्टिव साइंस। इट इज मोर टुवर्ड्स द करेक्टिव साइंस, जो कहीं ना कहीं आपको रेमेडीज भी ऐसी देता है जिससे आपके कर्म सुधर सकते हैं, है ना। इसका बहुत बढ़िया एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि सूर्य जो है मेरा कमजोर है, तो सूर्य की रेमेडी करना चाहिए, वही सूर्य को आपको जल देना चाहिए। या सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा है ना, कमजोर और अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो उसको हमें सूर्य को जल देना चाहिए, हम ऐसा बोलते हैं। सो सूर्य को जल दे के बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो जब हम किसी को बताएंगे कि सूर्य को जल देना, दैट मीन्स वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, है ना। डेली वो उठेगा 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी एक टाइम डिसाइड किया है उसने, हर समय हर रोज वो एक ही समय पे उठेगा और सूर्य को जल देगा। सो सूर्य को जल देना तो एक पार्ट है, बट उसकी हैबिट में क्या चेंज आ रहा है, ही और शी इज नाउ अ मोर डिसिप्लिन पर्सन, राइट। वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है। सो हम बेसिकली जस्ट एज अ मतलब एक काम करने के तरीके से, या एक जल देना है इसलिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं। वो आपकी हैबिट को चेंज कर रहा है ना, आपके कर्म को चेंज कर रहा है। आप सुबह एक समय रोज उठेंगे, कुछ समय का यूटिलाइज करेंगे आप उठ के, है ना। सो ये एक आपकी हैबिट में जनरेट हो रहा है, इसीलिए कर्म बदलेंगे आपके आगे जाके, राइट। सो ये रेमेडीज का बेसिकली ये मीनिंग है, ऐसा सभी का है, राइट। सो ये हमने मोटा मोटा समझ लिया कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, राइट। अब हम फर्दर कुछ चीज़ें आगे समझने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में हम और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं या समझ सकते हैं, राइट। सो अगर एस्ट्रोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं, सो इट इज़ अ इट इज़ अ मैथमेटिक्स प्लस इंट्यूशन प्लस योर साधना, राइट। सो इसीलिए जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो कई बार हमको अलग अलग डिएटीज जो है उनकी प्रार्थना आराधना करना होता है, राइट। सो जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगा, ज्योतिष की बात करूंगा, प्राइम डिएटी जो है गणेश जी, इसीलिए हमने जो मंत्र लिखा है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, राइट। सो हम बेसिकली गणेश जी की प्रार्थना करते हैं उसमें कि प्रभु आप, मतलब आपका जो रेडियंस है ना, आप आपकी जो एनर्जी है वो बेसिकली मिलियंस ऑफ सन के बराबर है, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सारे विघ्न को हमारे हरिए, है ना। निर्विघ्न कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, हमारे सभी कार्य हो सके, है ना, ऐसा आप हमें शक्ति भक्ति दीजिए, है ना। और सारे निर्विघ्न तरीके से हमारे सारे काम हो जाए, इसीलिए हम अ, गणेश जी की आराधना करते हैं। सो कोई भी ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषी हैं, उनको कुछ डिएटीज जो है उनकी पूजा या साधना या स्तोत्र अवश्य करना चाहिए, जिसमें एक जो डिएटी वो गणेश जी है ना, दूसरे सूर्य हैं, वो आगे हम देखेंगे, सूर्य है, गणेश जी, और आपके इष्ट देवता जो भी है उनका भी आप कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ तक हमने अब जैसा मैंने आपको
थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज मैंने आपको जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि साइडेरियल और ट्रॉपिकल, तो वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टॉपिक, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर मैनर। सो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, सो जब भी मैं अपनी बात करता हूँ, सो हाउ वी आर डिफाइनिंग अवर सेल्फ ऑन अ प्लैनेट, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं इंडिया में रहता हूँ या कोई यूएसए में रहता, तो वो कैसे बताएगा? किसी स्टेट में रहता है, किसी सिटी में रहता, तो वो कैसे बताएगा? सो देर इज अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, राइट। सो जब भी हम बताते हैं कि ये न्यू दिल्ली में रहता है, या ये अहमदाबाद में रहता है, या मुंबई में रहता है, तो देर इज अ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स, ओके, जिसे हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सो इसी तरह स्पेस में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पेस तो अनंत है, गैलेक्सीज है ना, काफी सारी गैलेक्सीज है, और हमें पता भी नहीं है कितनी है, राइट। कितना दूर एक्सपांशन है उसका। सो हम कैसे डिफाइन करें? सो डेफिनेटली द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वुड बी अर्थ ओनली, है ना। सो अर्थ जो है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा। अब उसमें हम जानते हैं कि जो जो मेन प्लैनेट है, जो मेन स्टार है ना, वो हमारा सन है, वही सबको रोशनी दे रहा है, और उसी के आसपास हमारा सोलर सिस्टम जो है ऐसे वर्क करता है। सो सन हो गया, मरकरी हो गया, विनस, अर्थ, मार्स, है ना, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, इस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है। सो अगर मुझे स्पेस को डिफाइन करना रहे, सो मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए ये प्लैनेट सन है, और ये प्लैनेट मान लीजिए सैटर्न है। सो सन जो है इट इज इन द ए फेस, एंड सैटर्न इज इन द बी फेस, है ना। इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ व्हाट इज ए एंड बी, और इसको मैं कितने भागों में डिवाइड करूँ, है ना, दैट इज द क्वेश्चन। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हम पूरे स्पेस को 12 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना, जिसे हम जोडियाक बोलते हैं, या राशि बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, है ना। उसमें हम इसको डिवाइड करते हैं, और उस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि ये प्लैनेट जो है वो किस राशि में या किस जोडियाक में है, राइट। सो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से बाइफर्केशन होता है ना। सो डिवीजन ऑफ स्काई इन द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जैसा आप देख रहे हैं, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड, ओके, इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सन। सो ये आप सन देख रहे हैं सेंटर में, और इसके आसपास स्टार्स है, एंड देर इज अर्थ जो देख रहे हैं आप, इट इज रोटेटिंग, रिवॉल्विंग अराउंड दी, नॉट रोटेटिंग, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ओके। सो इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग सीजन्स के हिसाब से, आप जानते हैं विंटर सोलिस्टिक्स होता है, समर सोलिस्टिक्स होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, एंड फॉल इक्विनॉक्स होता है, राइट। सो ये आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि लॉन्गेस्ट डे जो होता है जून के आसपास, 21 जून के आसपास होता है, राइट। लॉन्गेस्ट नाइट जो है 21 दिसंबर के आसपास। सो एक ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। और फॉल इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो इक्वल डे एंड नाइट होता है, राइट। सो ये सीजन्स है ना, और ये सन की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, कि मीन सन सन की पोजीशन फिक्स रहती है, और इसके ऑर्बिट्स पर डिपेंड करता है ना, जो अर्थ जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है उस पर डिपेंड करता है। अब बेसिकली होता क्या है कि समय के साथ, है ना, समय के साथ अगर मैं देखूं, तो रेफरेंस जो मानिया माना है मैंने, जैसे हमने पास्ट स्लाइड में देखा है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो मेरा होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसके रेस्पेक्ट में मैं सन की पोजीशन को चेक करता हूँ, और उसको मैं अलग अलग भागों में बांटता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, सो दिस इज अ स्प्रिंग इक्विनॉक्स, दिस इज सन। सो माई एरीज साइन इज स्टार्टिंग विथ 0 डिग्री, एरीज स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। सूर्य के सेंटर से हम देख रहे हैं, विथ रेफरेंस टू दिस, यहाँ से हमारा 0 डिग्री एरीज हो रहा। सो 0 से 30 डिग्री हम हमें पता है, एक हाउस का 30 डिग्री का होता है, तो टोटल 360 डिग्री। 12 हिस्सों में हमने बांटा है, 360 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे आप, 30 आएगा। सो 30 डिग्री का ये एक हो गया एंगल, राइट। सो 0 डिग्री एरीज से हमारा स्टार्ट होता है जब भी मैं बात करता हूँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की, राइट। लेकिन अ, वहीं में अगर साइडेरियल जोडियाक की बात करता हूँ, जो वैदिक में यूज होता है, तो आप देख पा रहे हैं ना, इतने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी थ्रू एनिमेशंस करके एक चैनल है यूट्यूब से, वहाँ से क्रेडिट लिया है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, और पिक्टोरियल भी आप देख सकते हैं। सो आप देख, जो मैं आपको बता रहा था कि
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने ये माना है कि कॉन्स्टिलेशंस आर फिक्स। तो आप देख रहे हैं ये कॉन्स्टिलेशंस है, एरीज, स्पाइसिस, दीज आर जस्ट द नेम्स एंड द बेस्ड ऑन द डिजाइन। ओके, बट इट व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ स्टार्स, है ना। सो तारों का समूह है बेसिकली, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। तो ये अलग अलग राशि जो है, इसमें अलग अलग नक्षत्र हैं, इनको 12 हिस्सों में हमने बांटा है ना। अब इसमें हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं 0 डिग्री एरीज या क्या, वो हम आगे अभी ड्राइंग में समझेंगे। सो बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है कि अ, जो सन है हमारा, है ना, पोजीशन ऑफ स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो हमने अभी देखा था, है ना, वापस मैं अगर पीछे वाली स्लाइड में जाता हूँ। सो ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो होता है, ये समय के साथ साथ चेंज होता है। वाई इट इज चेंजिंग? बिकॉज पहला तो पृथ्वी जो है हमारी, वो खुद रोटेटिंग है और वो अपनी एक्सिस पे भी चेंज हो रही है, और उसका ऑर्बिट भी थोड़ा सा वॉबलिंग नेचर का होता है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट this point is basically shifting with the passage of time. It is not very quick but very very slow, right? but ये shift होता है। तो अगर हम और उसी शिफ्टिंग को हम प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस कहते हैं, है ना, कि वो ऑर्बिट के अराउंड जब मूव होता है तो चेंज होता है, तो उसी को हम प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स कहते हैं। और बेसिकली उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हर एक पर्टिकुलर टाइम में, हर एक समय के बाद हमको दिखता है ना, कि कैसे वो चेंज हो रहा है। ग्रेजुअली वो मूव करता है, इट इज़ नॉट वेरी क्विक। ओके, बहुत धीरे धीरे वो मूव करता है। और कारण उसका हम बोल सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन, मून, जो भी प्लैनेट्स है ना, स्लो रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ, है ना, इसके साथ इसी के कारण वो धीरे 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 उसका ऑर्बिट जो है और ओरिएंटेशन जो है जोडिएक का चेंज होता है। ये देखिए बहुत अच्छा पिक्टोरियल डायग्राम है। जैसे ये हिंदू जोडियक हमने दिखा दिखा रखा आउटर सर्कल में, जो आप देख रहे हैं ना, आउटर सेगमेंट्स। और इनर सेगमेंट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, सो वो होता है मेरा वेस्टर्न जोडियक, है ना। अभी आप देख रहे हैं ये एंगल एक बन रहा है ना, अगर इसको आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे तो अलाइन हो जाएंगे, दे आर बोथ अलाइन, राइट। इसी को हम बेसिकली समय के साथ साथ ये डिग्री जो है वो चेंज हो गई है, बिकॉज हमने ये तो हमारा फिक्स है साइडेरियल में, तो है ना, बिकॉज हम फिक्स स्टार के बेसिस पे काम कर रहे हैं। बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम सीजन्स पे डिपेंड कर रहे हैं, सूर्य पे डिपेंड कर रहे हैं, जो कि चेंज हो रहा है, इसलिए वो एक डिग्री बन रहा है। और इसी थीटा को हम क्या कहते हैं? आयनांश। अगर आपने वर्ड सुना होगा आयनांशा, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स में जब आप एडिट करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो आपसे पूछता है विच आयनांशा यू वांट टू फिल इन, है ना। अलग अलग आयनांशास होते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं थीटा। थीटा जो है आयनांशा है बेसिकली। ये कब हुआ, है ना? ये 0 डिग्री कब था? ये करीबन 200 से 550 एडी के आसपास ही 0 डिग्री था। दैट मीन्स दे आर बोथ अलाइन इन अ सेम लाइन। बोथ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी वॉज सेम एट दैट टाइम। बट आफ्टर दैट, क्योंकि मूवमेंट हुआ, पृथ्वी का रोटेशनल मूवमेंट हुआ, चेंज हुआ, उसके कारण एक डिग्री जनरेट हो गई, है ना। ये डिग्री जो है वो इसमें भी डिबेट्स हैं काफ़ी, लाइक 22 से 25 के बीच में राइट नाउ, है ना, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके बीच में डिग्री है। बट ये चेंज चेंज होता रहता है ना इसमें। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग आयनाम्स दिए हैं। आपने सुना होगा लाहिड़ी आयनाम्स, बीवी रमन आयनाम्स, युक्तेश्वर। सबका अलग अलग है। लाइक लाहिड़ी जी की अगर बात करें, एनसी लाहिड़ी जी ने जो दिया था, उसमें बेसिकली आपका 24.14 डिग्री के आसपास आता है ये। सिमिलरली बीवी रमन की बात करेंगे तो उसमें लाइक 22.6 के आसपास आता है। और युक्तेश्वर आयनाम्स की बात करेंगे तो 22.81 के आसपास आता है ना। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो डेट का आपको रेंज दिया है, 200 to 550, ये उन्होंने अलग अलग कंसीडर किया, इसीलिए वो डिग्री अलग अलग उनकी आती है, राइट। बट ठीक है, जो मोस्ट आई वुड से एक्सेप्टेड आयनांशा है, जो गवर्नमेंट भी यूज करती है, बिकॉज पंचांग, काफी सारे पंचांग बनते हैं इंडिया में, और उसके लिए लाइक कोई फिक्स तो होना चाहिए, है ना। इसीलिए लाहिड़ी आयनांशा को यूज किया जाता है। इट इज बैक बाय गवर्नमेंट बेसिकली। लाहिड़ी आयनांश जो है वो इट इज बैक बाय गवर्नमेंट। एंड एक उसको पंचांग के मेकर्स को भी इजी रहे सभी के लिए, इसलिए उसको फिक्स किया गया है ना। ये आई थिंक 1955 के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये सब पंचांग कैलेंडर जो रिफॉर्म्स करती है,
उन्होंने इसको फिक्स माना है ना, ताकि सभी पंचांगों में आप फेस्टिवल्स देखें, नेशनल कैलेंडर देखें, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। दैट्स व्हाई ये आयनामशा हम जनरली फॉलो करते हैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट, मेनी अदर पीपल आर यूजिंग डिफरेंट आयनामशास, केपी आयनामशास। मैंने आपको बताया बीवी रमन है ना, युक्तेश्वर गिरी, सब अपना अपना यूज कर सकते हैं, उसमें कोई एक इशू नहीं है। ओके। सो ये हमने आयनामशा की बात करी, मैंने मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश की कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। अब हमारा जो फोकस रहेगा मेनली, वो रहेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे, है ना, जिसे हम कहते हैं कि ज्योतिष, है ना, ज्योतिष नाम से हम जिसे अ, बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो अब सबसे पहले अब क्वेश्चन आता है कि ये ज्योतिष जो है ये आया कहाँ से ना, वेद से तो आया, लेकिन वेद से कैसे आया, है ना, कैसे इसका आगमन हुआ, कौन कौन लोग थे जिन्होंने जिनने इसको आगे बढ़ाया, है ना। सो अब उसकी बात हम थोड़ा सा समझते हैं, राइट। सो बेसिकली जब भी मैं वेद की बात करता हूँ, है ना, सो वेद तो चार वेद हैं, है ना, साम अथर्व ये जो, है ना, ये सब वेदों की हम बात करते हैं। सो वेदों में भी जब हम सबसे स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो वैदिक वांग्मय जो भाग है ना, उसको बेसिकली चार भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है ना, चार भागों में पार्ट्स में उसे बांटा है। जितना भी हमारा शास्त्र हम बात करें या पुराण की बात करें, इन सभी को हमने चार कैटेगरीज में बांटा है, पहले, बहुत पहले, अभी तो चेंज हो गया, हम समझेंगे। सो वो चार पार्ट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला था संहिता, संहिता है ना, जिसे मंत्र भाग भी कहते हैं, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, और चौथा उपनिषद। सो फर्स्ट पार्ट जो है मंत्र भाग, जिसे हम संहिता कहते हैं, नाम से पता लग रहा है मंत्र भाग, दैट मीन्स इसमें बेसिकली जो भी ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी तरफ से जो भी मंत्र लिखे हैं उनका संकलन है, बिकॉज मतलब उस सभी अलग अलग जगह से मंत्रों को उठा के इकट्ठा करके इसमें रखा गया है ना, तो उसे हम मंत्र भाग बोल देते हैं। दूसरा भाग जो आता है वो आता है ब्राह्मण का। सो ब्राह्मण भाग बेसिकली उस मंत्रों के उपयोग की ज्यादा व्याख्या करता है ना, मतलब जो यज्ञ आपने कभी देखा हो गया, यज्ञ होता है तो वहाँ आहुतियां होती है ना, मंत्र का उच्चारण करके हम आहुति देते हैं। तो जो ब्राह्मण भाग है वो बेसिकली उन मंत्रों की उपयोगिता, उनका विकास कहाँ यूज करना है, उस बारे में हमको बताता है, ये उसका ब्राह्मण भाग हो गया। तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है अरण्यक, है ना। अरण्यक का मतलब होता है, अरण्य मतलब होता है वन। सो अरण्यक मतलब कि ऐसा ग्रंथ जो वन, वानप्रस्थ लोग जिसे पढ़ते हैं ना, मतलब जो वन में रहते हैं, जहाँ कंपैरेटिवली शांति होती है एज पर द मटेरियल वर्ल्ड, जो या हम शहर में रहते हैं, तो सो वहां जाके पढ़ने योग्य जो ग्रंथ बोल सकते हैं उन्हें हम अरण्यक कहते हैं, राइट, जो वहां जाके पढ़े जा सकते हैं। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उपनिषद, बिकॉज ये तीन जो पार्ट बताए मैंने ये कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होके किसी अदर फॉर्म में आ गए, बट उपनिषद जो है वो आज भी हमारे साथ है, जिसे हम वेदांत के फॉर्म में भी अवेलेबल है, बिकॉज उपनिषद में जो है वो ज्ञान स्वरूप का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है, और उपनिषद का मतलब भी यही है ना। अगर आप इसको दो भागों में बांटेंगे उपनिषद को, सो उप मतलब होता है गुरु के समीप, और निषद मतलब बैठकर, है ना। सो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। तो ये इसमें बेसिकली ज्ञान के रूप को ही दर्शाया गया है कि किस तरह से हम गूढ़ आध्यात्मिक विद्या जो है ना, मतलब आध्यात्म का चरम अगर मैं बात करूं तो वो उपनिषद में आपको मिलेगा। और हर दार्शनिक, स्पेशली जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं, है ना, जो भारतीय दार्शनिक है, या जो भी हमारे आचार्य मुनि सिद्ध ऋषि गण जो भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उपनिषद में से भी लिया। बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आदि शंकराचार्य, राइट, उन्होंने काफी सारे उपनिषद की टीकाएं भी लिखी है ना। सो अगर इनकी संख्या की बात करूं मैं, तो हमको मतलब थोड़ा इसमें एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता है ना, मतलब गीता प्रेस गोरखपुर की जो कल्याण पत्रिका आती है उसमें इनकी संख्या लगभग 220 के आसपास दी हुई है। वहीं कई लोग उसे 223 भी लिखते हैं, है ना, क्योंकि काफी टाइम पहले था, काफी डिस्टॉर्टेड हो चुका है वो, सो कुछ संख्या है। बट हमारे काम के लिए जो 10 उपनिषद है जिसपे, जैसा मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य जी ने उस पे लिखा है ना, उस पे उनकी व्याख्या की है, जो भाष्य लिखा है वो कुछ
उपनिषद जो है हमारे बीच में है ना, जैसे ईशोपनिषद हो गया, केनोपनिषद हो गया, है ना, कठोपनिषद हो गया, फिर मांडूक्य उपनिषद हो गया, छांदोग्य उपनिषद हो गया ना। इस तरह के कुछ उपनिषद है जो आज भी हमारे बीच अवेलेबल है और हम उसे पढ़ सकते हैं, राइट। सो इसी तरह ये जो भी वेद है ना, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय की अगर मैं बात करता हूँ तो ये चार भागों में बढ़ गया है। अब इसी से क्या हुआ है कि समय के साथ साथ ये चारों को मिक्स करके, है ना, ये चारों को मिक्स करके एक साहित्य का विकास हुआ, जो कि वेद के जो एक्चुअल कंटेंट है उसको सहेज के रख सके, या ऐसा बोल सकते हैं हम कि रक्षा कर सके। तो इन सब को मिला के जो एक ग्रंथ बना, उसी को हम वेदांग वेदांग कहते हैं ना, वेदांग, वेदों का। और उसी वेदांग में इन सब का क्रक्स है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में है ना। वो किस फॉर्म में है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वेदांग के छह अंग होते हैं ना: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। अब ये छह जो हैं इसको हम बेसिकली तीन भागों में हमने, मोटा मोटा अगर हम देखें तो तीन भागों में हम इसको बांट सकते हैं ना। तो जैसे व्याकरण और निरुक्त, है ना, व्याकरण और निरुक्त की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप देखेंगे तो सेकंड एंड फोर्थ है ना। सो व्याकरण और निरुक्त हमको बेसिकली वेदों का अर्थ बोध कराता है ना, कि अर्थ क्या होगा। कोई भी एक मेरे सामने मंत्र आया तो उसका अर्थ मैं कैसे डिकोड कर सकता हूँ, उसकी जानकारी के लिए जो मेरे पास अंग है वो व्याकरण और निरुक्त है ना। अब दूसरा शिक्षा और छंद, ये सेट आता है। अब शिक्षा और छंद, आप देख पा रहे हैं कि फनेटिक्स है ना, फनेटिक्स और छंद मीटर। सो फनेटिक्स आपने लाइक आजकल सब बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, है ना, कि कैसे किस वर्ड को बोलना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उच्चारण कैसे करना है। सो उसी की शिक्षा, बिकॉज जब ये मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम मंत्रास जो थोड़े टिपिकल होते हैं, जिनका उच्चारण सही करना आवश्यक है ना, अदरवाइज आप दिक्कत में आ सकते हैं, है ना। सो उसका भी ज्ञान है इसमें, कि मंत्रों को हमको कैसे पढ़ना है ना। तो उसका ज्ञान हमको शिक्षा और छंद में मिलता है। और तीसरा जो है जिसमें कल्प और ज्योतिष आते हैं, तो कल्प जो है रिचुअल, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिचुअल प्रोसीजर्स है ना। कल्प और ज्योतिष टाइम साइंस। तो रिचुअल मुझे जो भी करना है, जैसे यज्ञ करना है, तो यज्ञ कब करना है। जैसे आपने देखा होगा कई बार एकादशी को लोग यज्ञ करते हैं या मकान मुहूर्त करते हैं, तो कब करना है, कैसे करना है। सो काल का ज्ञान जो है वो ज्योतिष देता है, और वो रिचुअल का जो प्रोसीजर है उसका ज्ञान हमको कल्प देता है। तो इसीलिए ये सिक्स को वेदांग कहा गया। और वेदांग मतलब छह अंग, है ना, सिक्स पार्ट्स। तो ये किसके अंग है, बेसिकली काल पुरुष के अंग बोल सकते हो आप। इसीलिए अगर आप पीपीटी में देखेंगे, है ना, सो डिफाइन भी किया हुआ है ना, कि कौन सा अंग जो है वो किसको दर्शाता है। तो स्कंद पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जो मैंने लिखा भी आपके सामने: छंदः पादो तु वेदस्य, हस्तो कल्पो अथ पठयेत्, ज्योतिषामयनं चक्षुं, श्रोत्रं स्मृति मुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु देवस्य, मुखम व्याकरणं स्मृतम, तस्मांग सांग मधिएव ब्रह्मलोके महीयते। है ना। इसका अर्थ ये है कि अलग अलग पार्ट जो है छंद, जैसे छंद पादो, मतलब छंद जो है वो पाद गए, पाद मतलब फीट, फीट ऑफ वेदा, है ना। तो छंद को हमने वेदों के फीट कहा है ना। कल्प को हाथ कहा है, ज्योतिष को आइस, निरुक्त को ईयर्स, शिक्षा को नोज और व्याकरण को माउथ। तो ज्योतिष को आप देखेंगे तो बेसिकली ये आइज है, हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष का कितना महत्व है। एक व्यक्ति में आंखों का क्या महत्व होता है, वही महत्व शास्त्रों में या वेदांग में ज्योतिष का है, राइट। इसीलिए इसको मतलब काफी लोग आजकल नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं कि नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता। आप एक बात समझिएगा, ज्योतिषाचार्य गलत हो सकते हैं, जो ज्योतिष करता है वो गलत हो सकता है, बट ज्योतिष जो है वो सही है, बिकॉज हमने देखा, इसीलिए हमने इतना डिस्कस किया कि कहाँ से आया है ना। ये पास्ट में से वेद से आया है, वेद के बाद वेदांग बना है, वहां से आया है। मतलब ऋषि मुनि जब त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपनी आध्यात्म शक्ति से इसको डिकोड किया है ना। और आज तो हमको बहुत कम पता है, मतलब मुश्किल से 5% हमारे सामने होगा, बट
जो भी है हम उसका अगर पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, दैट वुड बी गुड, राइट। सो ये हमने ज्योतिष, आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष का क्या उपयोग है ना। इसी के आगे अगर मैं स्लाइड में जाता हूं तो एक और श्लोक आप देख पा रहे हैं ना। ये श्लोक में बेसिकली लिखा हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाया गया है ना, ये भी यजुर्वेद से है। तो ये श्लोक कहता है कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणे यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्ति वर्तते। अर्थात कि जिस तरह जो पीकॉक होता है ना, मयूर जो होता है, उसका जो क्रेस्ट होता है, मतलब उसकी जो टोपी सिर पे होती है ना, तो जितना महत्व उसका है, उसी तरह जो सांप की मणि होती है, नागमणि हम जिसे कहते हैं, कि जिस प्रकार जो पीकॉक का क्रेस्ट है और जो नागमणि है, सरपेंट ज्वेल, वो सुप्रीम है, जो उत्कृष्ट है ना। उसी तरह से वेदांग में ज्योतिष जो है वो श्रेष्ठ है ना, वो भी हेड ऑफ वेदांग है ना, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योतिष जो है वो कितना महत्वपूर्ण है ना, कितना इम्पोर्टेंस है। अब हमने ये देख लिया कि ज्योतिष कहाँ से आया, है ना। अब इसके जो मूल प्रवर्तक की बात अगर हम करें तो आचार्यों ने एक बहुत अच्छा सा श्लोक लिखा है इसके लिए। बेसिकली 18 प्रवर्तक बताए गए हैं, है ना, 18, कि किस किस के माध्यम से ज्योतिष आया है ना, मूल रूप से। सो उसके लिए भी मैंने एक श्लोक जो है वो स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ कि सूर्य पितामहो व्यास वसिष्ठो अत्रि पाराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनु अंगिरः लोमश पौलिश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशादिश्चेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। सो अष्टादश, अष्टादश मतलब 18, 18 प्रवर्तक रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के, जिसमें सूर्य है, पितामह है, व्यास, वशिष्ठ है, अत्रि ऋषि है, पराशर ऋषि है जो आप सब जानते हैं, कश्यप ऋषि है, नारद, गर्ग, मरीचिर, मनु ऋषि, अंगिरा, है ना, च्यवन, पॉलिश, लोमश, भृगु, भृगु ऋषि, है ना। ये सब जो है मिलके हमारे 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक माने गए हैं, जिन्होंने इस पे काम किया। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई एक व्यक्ति का नाम हम नहीं बता सकते हैं जिसने ज्योतिष का निर्माण किया है या इन्वेंशन किया है ना। ये सब प्रवर्तकों का मिला जुला क्रक्स हम बोलते हैं ना। लेकिन क्या है कि अ, आगे जाके क्योंकि सबने अलग अलग तरीके से टीका टिप्पणी की है, तो इसको एक संकलन करने का काम एक आचार्य ने किया है ना, जिसको आप आज की तारीख में वेदांग ज्योतिष, एक प्रसिद्ध पुस्तक है वेदांग ज्योतिष, है ना, उसमें संजोया है इन सभी ऋषियों ने जो बातें लिखी हैं, उसमें जो ज्ञान बताया है ना, उन सबको एक चीज में संकलन किया है, जिसे हम वेदांग ज्योतिष कहते हैं। तो उसकी जो रचना है वो बेसिकली आचार्य लगद ने की है ना। जो आचार्य लगद का आपने नाम सुना होगा ना, आचार्य लगद ने जो है उसकी रचना की है, जिसका, और उन्होंने खुद ने लिखा भी है याजुष ज्योतिषम में कि प्रणमम्य शिरसा कालम भिवाद्यम सरस्वतीम काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि लगदस्य महात्मनम, है ना, कि काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि लगदस्य महात्मनम, है ना। तो लगद महात्मा जो है उन्होंने काल का ज्ञान करा दे ऐसी शिक्षा को बताया है ना। तो वेदांग ज्योतिष जो है वो ऐसा ही सिस्टम है जिसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि लगद आचार्य का नाम आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से वेदांग ज्योतिष की रचना हुई है ना। उसके बाद फिर सब चीजें धीरे धीरे लयबद्ध हुई है ना, अलग अलग लोगों ने, काफी सारे लोगों ने फिर अपना अपना वर्जन उसमें दिए हैं जो काफी सही भी हैं, बट ये जो है मेजरली हमने इसकी बात की, राइट। सो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष हमने आज एक जस्ट इंट्रोडक्शन समझा कि क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है ना, ज्योतिष क्या होता है, किस तरह से हम समझ सकते हैं एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है, कहाँ से आए, है ना, ज्योतिष जो है वो कहाँ से आया, कौन कौन प्रवर्तक रहे हैं। तो आज हमने इसकी बात की। आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वीडियोस में हम और आगे इसी के बारे में बात करेंगे, जिससे बेस एक बार क्लियर हो, आपका फाउंडेशन क्लियर हो, उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक्स पे आएंगे। ओके।
सो तब तक के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम और भी अच्छे नॉलेजेबल ज्ञान से परिपूर्ण वीडियोस आपके सामने लाते रहें। ओके, सो जय श्री कृष्णा। थैंक यू एवरीवन।